नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। कई दिनों से व्यक्तिगत रूप से आप सब लोग की दरख्वास्त आ रही थी कि शोले के 40 वर्ष हो चुके हैं, इसके उपलक्ष्य में मुझसे मुलाकात हो। तो जितने यहाँ लोग हैं उपस्थित, उन सब के साथ व्यक्तिगत रूप से समय बिताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने चाहा कि एक साथ हम लोग सब मिल के आज बात कर लेते हैं। तो अब आप पूछिए, हम जवाब देंगे। जी अमित जी, आलोक बात कर रहा था। सबसे पहला सवाल तो ये बनता है कि आगाज़ कैसे हुआ, किस तरीके से ये जय आया फिल्म में। सलीम साहब और जावेद साहब ने इसकी कहानी लिखी थी। मैं उनके साथ जंजीर में काम कर चुका था और वो हाल ही में रिलीज़ हुई थी। और जब उन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई अगली फ़िल्म के लिए तो मुझे बहुत पसंद आई, और उन्होंने जा कर के थोड़ी सी पैरवी की मेरे लिए रमेश जी के सामने। और इस तरह से फिर मेरी फ़िल्म को उन्होंने दिखाया। रमेश जी शायद इतने वाकिफ़ नहीं थे मेरे काम से, और सलीम जावेद साहब ने उनको फ़िल्म दिखाई, और उसके देखने के बाद फिर ये उन्होंने सोचा मैं निर्णय लेता हूँ। बीच में जब मुझे लगा कि शायद इसमें नौकरी मिले ना मिले, मैं धर्म जी के पास भी गया, उनके घर गया। मैंने कहा कि मेरी बड़ी इच्छा है इस फिल्म में काम करने की, अगर आप थोड़ी सी मेरी भी सिफारिश कर देंगे तो अच्छा होगा। तो ये मिलजुल करके इसी तरह काम मिल गया रमेश जी के। अमित जी, खबरें थी कि जब फिल्म रिलीज़ हुई 2 हफ्तों तक कुछ ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा रही थी, तो क्लाइमैक्स फिर से शूट किया जाने वाला था, उसमें जय को ज़िंदा किया जाने वाला था। हम भी चाहते हैं कि जय उस फिल्म में ज़िंदा रहते, तो क्या था माजरा, ज़रा बताएं हमें। जैसा कि आपने अभी बताया, जब फिल्म रिलीज़ हुई तो जितनी आशाएं थी वो उसके मुताबिक नहीं चली, और थोड़ी सी घबराहट भी हुई, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी फिल्म थी, कई सालों से बन रही थी, बजट से ऊपर चली गई थी। और शायद ये शनिवार को सुबह सलीम साहब, जावेद साहब और रमेश जी और मैं, मेरे घर में ये लोग सब आए, हम लोग बैठे, और हमें बताया गया कि ये फिल्म जो है अच्छी नहीं हो रही है, क्या इसमें अभी परिवर्तन कर सकते हैं जिससे कि ये ठीक हो जाए। तो बहुत सा ऐसा लोगों को लगा, और जो चर्चा हुई हमारे आपस में वो ये था कि शायद लोग इस बात से नाखुश हैं कि मेरी मृत्यु हो जाती है उसमें। शोले की कहानी में बहुत सारे ऐसे अंश थे जो कि मोहक थे हमारी जितनी भी जनता है। एक जो उसका एक दृष्टिकोण था वो ये कि विडो रिमैरिज, और तो ये लगा कि जहाँ पर एक ऐसा समा बन रहा है जहाँ पर हो सकता है कि एक विधवा का दोबारा जीवन जो है वो संवर जाए, वो भी आपने उसको हटा दिया। और ये शायद बहुत से लोगों को पता नहीं, शायद वो शायद पैदा भी नहीं हुए उस समय। ओपी रहलन साहब की एक फिल्म थी फूल और पत्थर, जो कि इसी विषय पर बनी गई थी। उसमें धर्म जी थे, मीना कुमारी जी थी, और वो बहुत सफल हुई थी। और शायद उस ज़माने की ये पहली फिल्म थी जहाँ पर इस दृष्टिकोण को लिया गया था विडो रिमैरिज का, और उसमें दिखाया कि हाँ ये सफल हो सकता है। समाज में बहुत सारी बातें इसके विरोध में थीं, लेकिन ये एक समाज से हटकर बात निकल रही थी, इसलिए उसको काफ़ी फ़ायदा हुआ था। तो ये भी एक दृष्टिकोण था। दूसरा ये कि जनवरी के उसी वर्ष में दीवार रिलीज़ हुई थी और उसमें मेरी मृत्यु हो गई थी, तो उन्होंने कहा दोबारा इसको मार के इसको जीवित रखो। और ये तय हुआ कि चलिए इसको जीवित कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, आज तो शनिश्चर है, इतवार को, संडे को सुबह जा कर के वापस रामनगर जाते हैं और इसको रीशूट करते हैं और हमको जीवित करते हैं, और सोमवार तक हम ये इसका प्रिंट करवा करके इसको हम थिएटर्स में शाम तक लगवा देंगे और देखते हैं क्या असर होता है। ये तय हो गया। उन्होंने कहा कि बजाय इसके कि जितना इक्विपमेंट वगैरह है सिनेमा का यहाँ से जाए, वो चेन्नई से, मद्रास के पास से मंगवा लिया। उनको शायद आदेश भी दे दिया कि अपना जितना भी सामान है उसको चलाना शुरू कीजिए। और फिर जैसे जैसे हम लोग की ये बातचीत ख़त्म हुई और गेट तक पहुँचे सब लोग, तो जा रहे थे घर, निर्णय हो चुका था। फिर रमेश जी ने ऐसे ही मुड़ के कहा, यार सोमवार तक देख लेते हैं क्या होता है। और
अगर तब भी कुछ गड़बड़ हुआ तो फिर अब नियति है, अब क्या कर सकते हैं उसका। सोमवार को जो हुआ वो फिर अद्भुत हो गया। Amit ji, Urvi here first. The film has, it's a hit even with the today's generation, and it has been for so many years. What, according to you, is there in the film that has connected with the audience even today, after so many years? I don't know. I've been asked this question many times, and I really have no answer for it. And some of the responses that I've given to the print media is that the fact that I'm sure you were not even born when the film was released, and the fact that you are sitting here and talking to me about Sholay just justifies the fact how important the film has been. Also the fact that, which is a known fact, that we get poetic justice within 3 hours. You and me will not get poetic justice in a lifetime, perhaps several lifetimes. But these are some of the factors. I just feel that the whole way that it was constructed, the way it was written, the dialogues, for the first time, we had a dialogue CD coming out rather than a music CD. And that shows the importance of the writers, the importance of the actors who performed it. Gabbar's dialogues were an amazing success, even on the release of the film, and even thereafter, and even now. And the way Amjad, enacted them, they all went a long way in. There were many, many unique factors in the film. Two buddies getting together, their own friendship, how they, talked about their love life, about their adventures, being employed by a Thakur, which was an inspiration from, Kurosawa's Seven Samurai, and also The Magnificent Seven, which was the Hollywood adaptation of that film. And all those films had done extremely well. And I just feel that the whole factor of employing people to take care of a problem and how they succeed just went very well with the audiences. But yes, the writing initially, the way it was directed, the way it was photographed, our action sequences for the first time in Indian cinema were conducted by a British group of stunt coordinators. Many of the things that the stuntmen did at that time were not seen, or the way that we were doing our stunts were different from how they did it. There was a lot of emphasis on safety. We used to, jump from second floor onto cement floors and, break our legs and ankles and hurt ourselves. But we learned how to jump on cardboard boxes with mattresses on them, which provided a soft landing for you. We learned how horse falls have to take place. We used to, the riders used to have a technique of turning the neck of the horse and then making him trip. Or at times they would tie the horse's legs with a rope and pull it at a particular point, and then the horse would fall. But they had a different technology altogether, and they, for all horse falls, a huge pit, almost the size of half this theater, used to be dug about 10 feet deep. It used to be filled in with very soft mud, and on top of it used to cover with tarpaulin, and then you sprinkled grass on it. So the horse didn't know that he was going to land on something soft. So when we came in a lot of speed, galloping, and as soon as the horse's front hoof touched that tarpaulin, it would give in. So the horse would crumble, and we had to jump over the horse while it was falling to get away and roll away. So that's how horse falls were constructed. There were many such, technologies, bullet wounds, gunshots. We used to fire gunshots, real blanks, and we used to put little explosives where the gunshot was supposed to explode on a chair, on a mountain, on somebody's body. But they had, like chalk pellets, bullets made of chalk. So when you loaded, they had special guns. So if a spot has to be demarcated where a bullet has to land, so while I'm standing there, I would duck out, and he would fire the gun at that point, and the chalk tablet would explode. So it looked like a bullet had hit it. So there were many such technologies. And also in the mixing of this film was done in United Kingdom.
and they had, you know, fantastic equipment. The other factor, of course, I think was the screen and the 70 mm, the first film in 70 mm, and that was just unbelievable. Many of the audiences, when we asked them, you know, what was it that you liked about the film, they're not talking about the story or the acting or anything. They just साहब वो कॉइन इधर से उछलता था और आवाज़ उसकी इधर आती थी. So, you know, these were some of the attractive things about the stereophonic sound, 70 mm, and people were actually, who used to sit in the front row here, were actually watching the film like this. It was a unique experience. अमित जी, यहाँ समय के साथ रहते कई फिल्में जो है आउटडेटेड हो जाती है, बट शोले आज भी एवरग्रीन है. तो इसकी ये क्या राज है कि आज भी ये फिल्म एवरग्रीन है आपके हिसाब से? इसका उत्तर देना बड़ा मुश्किल है, न जाने क्यों. इसका जो एक कहानी का सार है वो मिस्टर कुरोसावा से पूछना चाहिए, क्योंकि ये जो सार है इसका और जो तत्व है ये वहीं से निकला. और उसके बाद फिर मैग्निफिसेंट सेवन बनी और उसी से इंस्पायर होकर के शोले बनी. समझ में नहीं आता क्या है वो. बहुत सी ऐसी फिल्म होती हैं जो इनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्यों ये सफल हुई. मुगल आज़म है, देवदास हैं, ये सारी फिल्में हैं जो पुरानी, दिलीप साहब की ख़ास तौर से, मधुमती हो, बिमल रॉय जी की पुरानी फिल्में हों, गुरुदत्त जी की फिल्में, कागज़ के फूल, प्यासा, इन सब फिल्में ये क्यों आज भी इतनी प्रचलित हैं, कहना बड़ा मुश्किल है. अमित जी, मैं सिद्धार्थ आज तक से. अमित जी इस तरफ. अमित जी, जब रमेश जी ने जिस वक्त स्क्रिप्ट सुनाई थी आप सबको, तो ये किताब में जिक्र है इस बात का कि ज़्यादातर लोग जो थे उनका ध्यान ये था कि गब्बर का वो किरदार निभाना चाहते हैं. उनमें से आपने भी ये बात पहले भी कही है. तो बाद में जब अमजद खान साहब जिस वक्त शूटिंग कर रहे थे तो अक्सर ज़्यादातर लोगों को लग रहा था कि वो उतना अच्छा काम नहीं कर रहे हैं. और सलीम साहब और जावेद साहब ने इस बात का जिक्र भी किया था कि जिस किस्म की गब्बर की आवाज़ होनी चाहिए थी वो आवाज़ नहीं थी. वो एक अलग बात है कि बाद में वही आवाज़ जादू बन गई. तो उस वक्त बतौर अभिनेता आपके जहन में क्या चल रहा था एक दूसरे एक्टर को देख करके कि क्या ये वाकई में किरदार को अच्छा निभा पाएंगे, क्योंकि उस वक्त उनके प्रति ज़्यादातर लोगों का रवैया बहुत अच्छा नहीं था. आपके प्रश्न का जो पहला हिस्सा है वो मैं ये बता दूं कि जब हमने कहानी सुनी तो सबसे पहले मैंने ही सलीम जावेद से यही कहा था कि ये गब्बर की भूमिका मैं करना चाहता हूँ. और जितने लोगों ने इसको सुना वो सब यही चाहते थे कि वो भूमिका निभाएं, क्योंकि वो बहुत ही उत्तेजित थी, बहुत अच्छी भूमिका थी, बहुत अच्छा किरदार भी था. लेकिन अंत में रमेश जी ने कहा नहीं, ये आप ये करेंगे, धर्म जी ये करेंगे, हेमा जी ये करेंगी और गब्बर नहीं करेंगे आप. अमजद खान साहब आए सेट पे और ये इनकी जो रिकमेंडेशन थी ये सलीम साहब ने की थी और जावेद साहब ने की थी, क्योंकि उन्होंने उनको स्टेज पे काम करते देखा था, उनका काम देखा था, परिचित थे वो उनके काम से और उनको सजेस्ट किया. मेरी तो उनकी अमजद साहब से दोस्ती पहले दिन से ही हुई. मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि ये ठीक काम नहीं कर पाएंगे या ठीक नहीं है. और जैसा कि आपने कहा, बहुत से लोगों को ऐसे लगा शुरुआत में कि शायद उनकी आवाज़ जो है वो अनुचित नहीं है इस किरदार के लिए, लेकिन जैसा कि आपने कहा वही आवाज़ जो है वो प्रचलित हुई. बच्चन साहब, सुनीता फ्रॉम इंडिया टीवी. सर, उन दिनों सेट पर किस तरह का माहौल होता था जब शूट करते थे? सुना है अमजद जी सबसे ज़्यादा वो प्रैंक्स करते थे, जैसे जब मैकमोहन जी उस पत्थर पे चढ़ जाते थे तो सीढ़ियाँ हटा देते थे, उतरने नहीं देते थे. तो इस तरह के कोई मोमेंट्स याद आते हैं जो शेयर करना चाहेंगे आप हमसे? देखिए, तकरीबन 2.5-3 साल लग गए इस फिल्म को बनाते बनाते. और जाहिर है कि जब इतने सब कलाकार एक साथ होते हैं किसी एक फिल्म में तो कहीं ना कहीं तो वातावरण हमारा ऐसा बहुत ही माहौल अच्छा से बनता है. रामगढ़ जो था जहाँ पर ये फिल्म की ज़्यादातर अधिकतर शूटिंग हुई, वो पहले तो बड़ी अजीब सी जगह थी. और जब रमेश जी ने कहा कि हम ये बेंगलोर में शूट करेंगे तो हम सबको लगा कि ये एक डाकू की फिल्म है और बेंगलोर का जो वातावरण है, पहाड़ी है, पत्थर बने हुए हैं, कहाँ ये ऐसा. आम तौर पर जितनी भी तब फिल्में बनी थी वो या तो रेगिस्तान में बनती थी या कहीं राजस्थान के किसी एक खंडहर में जा कर के बनती थी, या मध्य प्रदेश में जो अपने भिंड इलाका है वहाँ की जो सूखा सूखा इलाका है उस तरह की एक वातावरण होता था. ये हमें बड़ा अजीब सा लगा. हमने कहा यहाँ पर ये ठीक नहीं जमेगी. उन्होंने कहा नहीं आप कीजिए, यहीं पर हो. तो सबसे पहले तो हमें वो लगा. फिर उन्होंने पूरा जो
रामगढ़ का गांव था, वो पूरा गांव उन्होंने वहाँ कंस्ट्रक्ट किया था। तो जितने आप देख रहे हैं वहाँ पर, वो एक्चुअली वो घर थे, वो सेट बने थे, लेकिन इतनी खूबसूरती से उन्होंने बनाया। फिर एक एक कुटिया उन्होंने हम सबको दे दी कि आप इसमें रहिए। तो हम लोग दिन भर उसी में रहते थे, खाना पीना रहना सोना सब वहीं होता था। धर्म जी तो बल्कि कई दिन वहीं सो जाते थे और उनको खुली हवा बहुत अच्छी लगती थी। तो जो रामगढ़ का वो चबूतरा है, वहीं पर अपनी खटिया बिछा करके रात भर वहीं रह जाते थे। और वो जो ठाकुर का मकान था वो थोड़ी सी ऊंचाई पर था। पहले वहाँ ऐसे ही एक पहाड़ था, वो जितनी भी वहाँ जाने की सड़क थी वो खुद हम लोगों ने बनाई, यानी जो सेट डिज़ाइनर थे। और एक तरह से एक परिवार बन गया था और एक ऐसा माहौल था जिसमें कि एक शहर है, ये हमारा शहर है, ये हमारा घर है और ये हम ही लोग यहाँ रहते हैं, ये हमारा गांव है। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें गुजरी, इसमें बहुत समय लगेगा आपको बताने में मैडम, लेकिन हाँ माहौल बहुत अच्छा था। हम लोग सब रहते थे बेंगलोर में, होटल अशोक था वहाँ पर, जो वहाँ पर हम सब लोग रहते थे। और हर एक आर्टिस्ट के पास अलग अलग गाड़ियाँ नियुक्त कर दी गई थी, ये आपकी गाड़ी, आप सुबह जाएँ। यहाँ कोई 45-50 मिनट लगते थे, घंटा भर लगता था बेंगलोर से बाय कार। तो रोज़ सुबह हम लोग उसमें से निकल के जाते थे। कभी कभी समय मिलता था तो धर्म जी और उनके कुछ जो सहयोगी थे वो और मैं बैठ करके रमी वगैरह खेलते थे, ताश खेलते थे। फिर लगा कि यार अब यहाँ से वहाँ 1 घंटा लगेगा तो गाड़ी में भी खेलते जाते हैं, तो हम सब साथ में एक ही गाड़ी में बैठ के जाएं और साथ में ताश भी खेलते जाएं। फिर उसके बाद ये हुआ कि हमारी अलग गाड़ी मत दीजिए, हम धर्म जी के साथ ही चले जाएंगे। तो मैं उनके साथ चला जाता था। एक बार हमारी गाड़ी शहर से गुजर रही थी, वो ख़राब हो गई और बंद पड़ गई, और लोगों ने धर्म जी को पहचान लिया और इतनी सारी भीड़ हो गई कि मुसीबत हो गई। आप जानते हैं कैसा होता है। तो धर्म जी ने कहा यहाँ से भागना पड़ेगा। मैंने कहा चलिए। दरवाज़ा खोला, बाहर भागे और जो पहला 3 व्हीलर गुजर रहा था उसमें घुस गए। बेंगलोर से लेकर के हम रामगढ़ तक को 3 व्हीलर में गए, यानी 1.5 घंटे का रास्ता उसमें लगा हमको। तो ऐसी बहुत सी हरकतें होती रही थी हमारे सेट के ऊपर। ये इसके बारे में मुझे नहीं मालूम था कि उन्होंने सीढ़ी हटा दी थी। ये एक्चुअली कल अमजद खान जी के जो बेटे हैं शादाब, ओह अच्छा, उन्होंने बताया कि इस तरह के मोमेंट्स हुए थे। जी अमित जी। सर रवि एबीपी न्यूज़ से, जैसे कि आपने जिक्र किया कि मुगले आजम का, कागज़ के फूल, बहुत सारी फिल्मों का, देवदास का जिक्र किया, और फिर कई एक्सपर्ट्स की राय रही है कि अगर जो हिंदी सिनेमा का इतिहास लिखा जाएगा तो प्री शोले और पोस्ट शोले, आज भी कहा जाता है ऐसा। तो क्या आपको लगता है कि इतनी बड़ी माइलस्टोन फिल्म बनी शोले, उसके बाद ये दयनीय स्थिति मानी जाएगी कि उसके बाद किसी फिल्म का जिक्र उस तरह से नहीं होता जैसे शोले का होता है आज भी 40 साल बाद? तो क्या इतनी अच्छी फिल्में उसके बाद नहीं बनी? आपकी क्या राय है इस बारे में? बहुत सी ऐसी फिल्में होती हैं फिल्म जगत में जो एक दर्शक के लिए एक तरह से मन के अंदर एक जगह बना लेती हैं, फिर वो हटती नहीं है। ऐसा मान लेना कि उसके बाद ये दयनीय दशा हो गई, ये तो मैं नहीं मानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत से नए कलाकार आए, निर्देशक आए, निर्माता आए और बहुत सी अच्छी अच्छी फिल्में भी बनी। लेकिन कुछ फिल्में जो हैं वो अपना एक स्थान छोड़ जाती हैं। ये विश्व भर में ऐसा होता है। आज भी अगर हम हॉलीवुड की बात करेंगे तो आपको गॉडफादर की याद आएगी या आपको गॉन विद द विंड की बात आएगी, क्योंकि ये एक लैंडमार्क फिल्में थी। और चाहे कितने भी आप दशक गुजर जाएं, कितनी भी पीढ़ियां पार हो जाएं, लेकिन ये 2-3 चीज़ें हैं जो हमेशा हमारी यादगार फिल्में बनी रहती हैं। सर ऐसा मानना कि ये दयनीय दशा, ये मैं नहीं मानूंगा। सर एक सवाल और था कि कई फिल्में दोस्ती पर बनी हैं, शोले के पहले भी बनी है, लेकिन इस फिल्म ने डिफाइन किया दोस्ती को। जय वीरू से जो आप दोनों का किरदार मशहूर हुआ, उसके बाद भी कई दोस्ती पर फिल्में बनी, लेकिन आज भी जब दोस्ती की बात होती है तो शोले की याद आती है। तो अगर कुछ आप शेयर करना चाहें, जय वीरू के किरदार निभाते हुए आप दोनों के बीच किस तरह की चीजें हो रही थी? जो आपने फिल्म में देखा वही वातावरण हमारा आपस में है। आज भी धर्म जी और मैं ऐसे ही मिलते हैं जैसे सह कलाकार ही नहीं हो बल्कि जय वीरू हो। और एक बार कहीं कुछ लोगों को चीज़ पसंद आ जाती है, फिर वो एक उदाहरण बन जाती है, एक एग्जाम्पल बन जाती है कि आप इसी तरह कर रहे हैं। और अगर वो पहले आई हो किसी चीज़ से तो आमतौर पर ये एक मानसिक स्थिति होती है लोगों में कि वो समझते हैं कि ये एक उदाहरण जो है ये निभाना चाहिए। यही वजह हो सकती है, और तो कोई वजह है नहीं। अमित जी, नरेंद्र गुप्ता फिल्म सिटी से।
सर रिलीज़ के इतने सालों के बाद अब बहुत से फिल्म के कलाकार और टेक्नीशियन हमारे बीच नहीं रहे हैं, जैसे संजीव जी, अमजद, आर.डी. बर्मन, जीपी साहब, उनके इस फिल्म के योगदान के बारे में, दिवेचा साहब दिवेचा साहब, जी हाँ जी हाँ, तो उनके इस फिल्म के योगदान के बारे में और आपका इक्वेशन कैसे रहा, कुछ बताएंगे? देखिए, जैसे कि मैंने कहा, सबका योगदान होता है किसी भी फिल्म में। संजीव कुमार बहुत ही सक्षम कलाकार, नेक इंसान, हमारे साथ घर का एक घरेलू जैसा एक वातावरण रहता था। जया के साथ उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में की, और अमजद भाई के साथ न जाने कैसे पहले दिन से ही हमें लगा कि हम बहुत घनिष्ठ हैं एक दूसरे के। पहले दिन से ही उन्होंने मुझे शॉर्टी बुलाना शुरू कर दिया, व्यंग से। और कई बार जब हम लोग साथ साथ गुजरते थे स्टूडियो में, तो जो काम करते रहते ना लोग स्टूडियो में, देखो लंबाई चौड़ाई एक साथ जा रहा है। तो इस तरह का एक माहौल बना रहता था। बट खेद है अमजद भाई के चले जाने का, हरि भाई के चले जाने का। द्वारका दिवेचा जी जो कि बहुत ही कड़क इंसान थे और डिसिप्लिनेरियन एकदम, और अजब तरीका था उनका बताने के लिए कि शॉट रेडी है। आमतौर पर आजकल तो असिस्टेंट आता है आपकी वैन में, खटखटाएगा, दरवाज़ा खोलेगा, साहब शॉट रेडी, आप आइए। मैं तो ज़्यादा वैन में नहीं रहता हूँ, मैं सेट पे रहता हूँ, तो उनकी तकलीफ़ थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन दिवेजा जी के पास एक अजब तरीका था। उनके पास ये जो टांगे में भोंपू होता है ना, भोंपू, वो था उनके पास। तभी शॉट रेडी हो जाए, वो भोंपू बजाएं, हम लोग सब समझ जाते थे। अमित जी, शोले के डायलॉग्स आज भी यादगार हैं। आपका पसंदीदा डायलॉग क्या है? सभी डायलॉग्स, किसी एक का हम वर्णन नहीं कर सकते। तो अमजद भाई के सबसे ज़्यादा, गब्बर के सबसे ज़्यादा प्रचलित हुए, धर्म जी के, बसंती के, सबके बहुत, सब खूब। अमित सर, कोई ऐसा सीन आप बता दीजिए जो आपको ना पसंद हो। ऐसी फिल्म ने, देखिए, जितनी चीज़ें होती हैं वो सब ऐसी बैठ जाती हैं कि उसका कोई कहना कि ये ज़्यादा अच्छा था, ये इतना अच्छा नहीं था, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। Amit sir, here, slightly towards your left, here. Amit sir, one of the most endearing moments on Sholay was the real-life romance that unfolded between Hemaji and Dharamji. So, being a co-actor and being an eyewitness to those romance, could you share some interesting anecdotes? मार खिलवाना क्या आपको? व्यक्तिगत बात होती है, उसको व्यक्तिगत ही रहने दीजिए। Bachchan sir here. First of all, congratulations for the movie completing 40 years. Sholay is no doubt is a landmark film. My question to you is, sir, there are many fans who have said we have watched Sholay 30 times, 40 times. Even my dad, it's his favorite movie. He has watched more than 40 times. आपके साथ कोई सर ऐसा कोई आपको फैन आपको मिला हो जिसने शोले से रिलेटेड आपको बहुत अच्छा एक रिएक्शन दिया हो, या कहा हो कि मैंने इतनी 40-50 बार देखी हो? कोई ऐसे कोई फैन का रिएक्शन आपको याद है सर? सर, अभी कल ही कुछ लोग आए जो कि पैदा नहीं हुए थे जब शोले रिलीज़ हुई थी, और वो उन्होंने कहा कि उन्होंने, आप कह रहे हैं 40-50 बार देखा, उन्होंने कहा हमने 1000 दफ़ा देखी ये फिल्म। अमित जी, बढ़ा दिया नंबर। अमित जी, सिद्धार्थ इस तरफ आज तक से। अमित जी, यूजुअली क्या होता है कि जब दो एक्टर्स जिनके बीच में डायलॉग्स होते हैं तो ज़रूर कहा जाता है कि भाई इनके बीच में बॉन्डिंग जो है को एक्टर्स के बीच में बड़ी गजब की है। बट इसमें आपकी और जया जी की बिना डायलॉग के, बिना संवाद के, और खासकर सिर्फ मेरे ख्याल से रिएक्शंस का जो शॉट्स हैं अलग अलग ज़्यादा लिए गए होंगे, तो वो जो एक, और खासकर जया जी सामने थी आपके, तो उसका अनुभव बताएं बतौर अभिनेता काम करने का उनके साथ का। सर, बहुत अच्छा है कि डायलॉग नहीं था। हम लोग पति पत्नी बने जंजीर के बाद, तो जब शोले की बात हुई तो हम पति पत्नी थे। और हमारी जो पहली संतान श्वेता, हमारी जो बेटी है, उसका भी योगदान है शोले में। वो हिडन टैलेंट है, क्योंकि जया जी थी वो गर्भ से थी, और वो जो दृश्य है जहाँ मैं उनको चाबी लौटाने जाता हूँ, वो दृश्य तभी का है जब वो गर्भ से थी श्वेता के साथ। तो मैं श्वेता को कहता हूँ कि आपने भी शोले में काम किया हुआ है। अमित जी, आप अमित जी, हाँ, वो वाला आप इनका रिश्ता लेके जाते हैं धर्म जी का, और उस समय आप उनकी अच्छी अच्छी आदतें बताते हैं, तो उसको थोड़ा सा बताएंगे कि कैसे प्रिपेयर किया था आपने? कुछ प्रिपरेशन नहीं, वो इतनी खूबसूरती से लिखा गया था कि कोई भी उसको अगर बयान करेगा तो जाहिर है कि
वो देखिए, डायलॉग्स लेखक- बोलेंगे क्या अभी हम लोग के नहीं, लिए? नहीं, मैडम साहब अभी तो भूल भाल गया हूँ। Sir, बच्चन सर sir, here. देखिए मैं आपको बताऊं, लेखक जो होता है ना वो बहुत, उसकी भूमिका बहुत प्रथम होती है। और क्योंकि लेखक न केवल लेखक होता है, एक कलाकार भी होता है, वो एक्टर भी होता है वो। क्योंकि अगर वो उसे एक्टिंग नहीं मालूम होगी तो वो उस तरह से वाक्य नहीं लिख पाएगा। तो सलीम साहब और जावेद साहब एक्चुअली एक्टर्स भी हैं, राइटर्स भी हैं। एक्टिंग अगर उनको आएगी तो वो सोचेंगे कि किस तरह से ये परफॉर्म करेगा, ये किस तरह से ये इसको निभाएगा, तो उसी तरह से वो डायलॉग लिखेंगे। तो इसलिए जो भी कलाकार उनके जो संवाद है उनको बोलेगा, उसके लिए एकदम आसान हो जाता है, क्योंकि संवाद जो है वो इसी दृष्टिकोण से लिखा गया है कि ये एक कलाकार जो है ये निभाएगा। तो कलाकार वो खुद हैं, उन्होंने, मैं तो समझता हूँ 90% काम खुद ही कर दिया लिख करके। तो हमको तो सब केवल वो वाक्य बोलने हैं और कुछ नहीं। अमित जी कोई भी बोलता उन्हें तो भी वो प्रचलित। अमित जी, आरजे आलोक हियर फ्रॉम OFM। मेरा सवाल आपसे है कि कोई ऐसा पर्टिकुलर सीन जिसमें कहीं चोट वोट आई हो, क्योंकि काफी भागना दौड़ना पहाड़ों के बीच, इवन बंदूक के भी सीन हमने देखे थे, तो आप प्लीज उसके बारे में जरा बताएं। सब छोटे तो हमारे फिल्मी जीवन में एक प्रतिदिन होता है, जब भी एक्शन होता है कहीं ना कहीं चोट लगती रहती। तो अब तो काफ़ी समय बीत गया है, लेकिन हाँ उस समय चोट वगैरह लगती थी। जी हाँ। Amit sir, Sholay is a movie that is universally liked by both adults and kids alike. So just wanted to know, has Aradhya seen the rushes of the movie? Is there any particular scene that she particularly likes? No. अभी देखा नहीं उन्होंने कुछ। Sir, this is अभी वो कार्टून वगैरह देखती हैं। Sir, you know. Sir, this is Shubhamoy from the Hindu. Sir, here. Sir. ये मुझे बाद में पता चला था। और हाँ, ये डैनी जनसोंका की जो बात थी वो उस समय चली थी जब हम रमेश जी के साथ पहली दफ़ा हम बेंगलोर में लैंड किए और हम लोकेशन देखने जा रहे थे। तो उस समय उन्होंने कहा कि शायद डैनी की डेट्स का प्रॉब्लम हो रहा है, तो शायद वो ना कर पाएँ, और अब हम एक नए कलाकार को ढूंढ रहे हैं। शत्रु जी की बात के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं शायद, जहाँ तक मेरी याददाश्त है, हम लोग रमेश जी के घर एक फिल्म की मुहूर्त में गए थे जहाँ सब लोग थे। वो फिल्म, उसका शायद शीर्षक था 1 2 3, अब ठीक से याद नहीं है। तो उसमें बहुत से कलाकार काम करने वाले थे, और फिर वो शायद नहीं बनी और शोले बनी। तो उसकी ज़्यादा कहानी मुझे मालूम नहीं है। Sir, over here. Sir, can I ask one question, sir? I've not got an opportunity to ask you a question, sir. Thank you, sir. Sir, इतनी hit picture थी, sir, इतने legendary characters है, sir. तो what made you make you experiment with Ram Gopal Verma की आग, sir? सर ये उनसे पूछिए आप। But even you. लेकिन जब भी कोई फिल्म बनती है उसके साथ अगर मेरा संबंध है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि जितनी भी गलतियाँ हुई हो या उसकी जो अच्छाई हुई हो उसका श्रेय मुझ पर नहीं आना चाहिए, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। मैंने बहुत सोच समझ करके हर फिल्म में काम किया है, और अगर वो नाकाम हुई है तो उसका जो नाकामी है उसका श्रेय मुझको भी मिलना चाहिए और जो बनाने वाले हैं उनको भी मिलना चाहिए। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैंने कोई गलती की। हाँ, हर फिल्म को हम करते हैं, और मैं ऐसा मानता हूँ कि दिल लगा करके काम करते हैं। हो सकता है कि वो एक सही निर्णय ना हो, इसको हम कबूल करते हैं। Sir, over here. Sir, you know, Sholay is one of the very few. Sir, I've been trying. Sir, over here. Sir, you know, Sholay is one of the very few films in which the independent characters have gone on to become film titles, like Jai Viru or Gabbar. So, how does it feel when the characters become a title of a film? सर, बहुत से ऐसे किरदार हैं जीवन में। राम है, लक्ष्मण है, सीता है, बहुत से ऐसे नाम हैं, अभी याद नहीं आ रहा, जो शीर्षक बन जाते हैं किसी फिल्म का। Mr. Bachchan, do you in general believe in the concept of remakes? Where are you, this side. I'm Roshni from India today. Do you in general believe in the concept of remakes? Because so many iconic films have been remade and they may not be as successful as the original ones. So as an actor, do you believe in remakes of iconic films? From I can't put my finger on it. I just feel that if I've been involved in a film and somebody wants to remake it,
I look upon it as a compliment to the film. Whether it should be remade or not, this is a decision that has to be taken by the producers and the makers and the artists that want to join it. Some films have been remade and they have been very successful as well. But yes, this is something which is a kind of a debate, you know. In a way, it is complementing the original. In a way, it is saying, don't touch the original because that was the best. Hello, sir. This is Mrinmai from Maharashtra Times. Towards your right. सर इंडिविजुअली कल आप सब लोग जो अभी को-स्टार्स हैं वो इस मूवी को 40 इयर्स जो सेलिब्रेट करने वाले हैं वो किस हिसाब से करने वाले हैं? आर यू प्लानिंग समथिंग? मेरे लिए तो यही आज है सेलिब्रेशन. ओके अमित जी सर, छोटा मुंह बड़ी बात, ऑन दिस ओकेजन ऑफ 40 इयर्स ऑफ कंप्लीशन आप कुछ इनिशिएटिव लेना चाहेंगे सलीम जावेद जोड़ी जो थी उनको वापस ड्यू बैक करने के लिए? तो साथ में ही है मूवी के लिए. वुड यू लाइक मूवी तो उनका वो व्यक्तिगत निर्णय होगा. टेक द इनिशिएटिव. अमित जी यहाँ सर. अरे यार बिना माइक के नहीं सपोर्ट की क्या बात है. नहीं मैंने तो देखी नहीं वो. अमित सर मुझे तो बल्कि एक अवार्ड सेरेमनी में बैक स्टेज में जब वो रिलीज हुई थी तो सलमान मिले. उन्होंने कहा सर आपने ये देखी कि नहीं 3D, प्लीज जाकर देखिए, अद्भुत है. वहां से मुझे पता चला कि वो कितनी सफल हुई है, पर मैंने अभी तक नहीं देखी. ये सही बात. सर इम्तियाज यार सर दिस साइड लेफ्ट. सर कहते हैं कि लालने के पाँव पालने में पता चल जाते हैं, तो आपको क्या जरा सा भी एहसास था फिल्म जब शुरू हो रही थी या बीच में फिल्म जब कर रहे थे कि ये फिल्म जो है ये माइलस्टोन बनने वाली है? नहीं, हमको तो कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ. ये हम जानते थे कि जितना इसमें परिश्रम किया जा रहा है वो उसका फल आना चाहिए. और क्योंकि आपने ये पूछा है तो अचानक मुझे याद आया, और क्योंकि हम अमजद भाई की बात कर रहे थे, मेरा ख्याल है कि एक सीक्वेंस में जहां हम एक्शन कर रहे थे वो ब्रिज के ऊपर अमजद भाई और मैं, और कुछ एक्शन हुआ और कुछ अच्छा सा हुआ एक्शन. कोई गिर गया, कोई फट गया, कोई बम फट गया, ये हो गया. तो मुझे आज भी याद है अमजद भाई ने कहा था शॉटी यार क्या फिल्म बन रही है यार. So somewhere I think that he may have had some kind of a idea that this film is going to be big. Amit ji, did you have any rehearsals or did you have any system of rehearsals and workshop during those days? No, never. Rehearsals and workshops were unheard of. I mean, I appreciate what this modern generation does and how modern filmmakers are. And I've also been a part of it. I greatly enjoy it. But we never had those kind of moments earlier on. अमित जी, ये फिल्म जब सेंसर में फंस गई थी तब कहा गया था कि आपके दिल्ली से जो गांधी परिवार से जो संबंध है उसको भुनाया जाएगा और उस फिल्म को सेंसर से निकाला जाएगा. क्या ये सही है? नहीं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं. आई थिंक क्योंकि ये फिल्म शायद इमरजेंसी के समय में रिलीज़ हुई थी और इमरजेंसी के दौरान शायद ये एक ये निर्णय लिया गया था सेंसर से कि कोई भी एक्शन सीक्वेंस आपका 90 फुट से ज़्यादा नहीं होगा. तो उसी के तहत इस फिल्म को या जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस थे उनको हमको निर्माण करना पड़ता था या उसकी कटिंग करनी पड़ती थी. दूसरी बात यह कि आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं. व्यक्तिगत रूप से कोई भी न्याय जो है अपने हाथों से नहीं कर सकता है, या जैसे कि शोले में था अपने पैरों से नहीं कर सकता है. और हालांकि दोनों वर्जन शूट हुए थे, लेकिन फिर शायद सेंसर ने कहा नहीं, यहाँ पर आपको इसको पुलिस के हवाले करना होगा. हालांकि जो हरिभाई थे वो तो, जो संजीव कुमार जो थे इस फिल्म में वो एक्स पुलिस अफसर थे, लेकिन वो हमें रमेश जी ने वो दृश्य दोबारा शूट किया जहाँ पर पुलिस आई और गब्बर को पुलिस में दे दिया. अमित जी गेट का ये अभी बताया मैंने, अभी बयान दिया मैंने. अमित जी यहाँ अमित जी, मैं आनंद हूँ लहरें से. जैसा कि आपने कहा कि जब क्लाइमैक्स शूट किया गया था तो इमरजेंसी की वजह से गब्बर बच गया था, मतलब अमजद खान बच गया था, पुलिस के हवाले करना पड़ा. आपको क्या लगता है अगर वो क्लाइमैक्स के साथ, ओरिजिनल क्लाइमैक्स के साथ फिल्म रिलीज की गई होती तो कहानी या फिर फिल्म के मायने कुछ और होते? ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि वो रिलीज हुई नहीं, तो पता नहीं चलेगा क्या हुआ. लेकिन लिखा जिस तरह से था वो यही था कि हरि भाई जो हैं संजीव कुमार वो अमजद को मारते हैं,
उनके लिए ख़ास उनके जूते थे, मोजड़ी थी जिसमें कीलें लगी हुई थी, और उसको भी शूट करके रखा था रमेश जी ने, लेकिन क्योंकि ये सेंसर की तरफ से ये उनका एक पैगाम था तो उसको पुलिस के हवाले करना पड़ा। अमित जी, हम हर इरा हर साल देखते हैं कि ऐसी कोई ना कोई फिल्में आती हैं जो लोगों के दिलों को छू जाती है। प्रेजेंट टाइम पे एक ऐसी फिल्म आई है बजरंगी भाईजान जो लोगों को बहुत ही पसंद आ रही, क्या आपने देखी? और जी मैंने देखी है, मुझे बहुत पसंद आई। जी अमित जी हाँ, अगर आपको अपनी प्रिय 10 फिल्मों की सूची बनानी पड़े और उसमें शोले शामिल हो तो उसको किस नंबर पर रखेंगे? ये पहला सवाल है। दूसरा, क्या पूरे परिवार के साथ अभी हाल फिलहाल में आपने शोले देखी क्या? हाल फिलहाल तो नहीं देखी है, अरसा हो गया उसको देखे, और ये सूची जो है इसके लिए मुझे समय लगेगा, आप मुझे लिख के भेज दीजिए। मैं सोच के आपको लिख के दे दूँ। नहीं सर, एक जवाब तो होना चाहिए, हालांकि आप हमेशा बचते हैं ऐसे सवालों से, लेकिन नहीं बच नहीं रहा हूँ मैं। आप वो लिस्ट में है, शोले लिस्ट में, अब वो अब पहले नंबर पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे है, ये इसका अनुमान नहीं लगा। अमित जी जब फिल्म रिलीज हुई थी शोले, जो बड़े बड़े क्रिटिक्स थे उन्होंने इस फिल्म को नकार दिया था, कई खामियां इसमें गिनाई थी और फिल्म चल भी नहीं रही थी। तो उस दौरान आप लोगों की मानसिकता क्या थी जब क्रिटिसिज्म इतना हो रहा था? मेरा सवाल यह है कि जब रमेश सिप्पी जी, धर्म जी और आप लोग सब मिलते तो क्या चर्चा होती? थोड़ा इंसाइट हमें बताएंगे उस बारे में। सर बहुत कम समय मिला हमको। ये फ्राइडे को रिलीज हुई और शनिवार की सुबह मेरे घर पे सलीम साहब, जावेद साहब और रमेश सिप्पी जी हम लोग बैठे। वहाँ पर हमको बताया गया कि पसंद नहीं आ रही है, और फिर हम लोग चले गए। उसके बाद हमारी उन लोगों से ज़्यादा मुलाकात नहीं, हालांकि सलीम साहब, जावेद साहब के साथ में लगातार मिलता रहता था, और रमेश जी से भी। और फिर उन्होंने बताया कि ये बदल गया है, पासा पलट गया है। कई ऐसी वजह थी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि प्रीमियर जो था उस पर शायद जहाँ तक मेरी याददाश्त से, प्रीमियर हम लोग पहली दफ़ा 70 mm में दिखाना चाह रहे थे, और उस 70 mm प्रिंट जो है वो कस्टम्स में अटक गया। वो उसी रात को उसको निकलना था शाम को, वो नहीं आ सका, और क्योंकि वो डिले हो गया इसलिए हमें 35 mm प्रिंट दिखाना पड़ा प्रीमियर में। लेकिन हम लोग थोड़े से नाखुश थे उससे, क्योंकि रमेश जी ने, मैंने और शायद धर्म जी ने भी इसका जो 70 mm रूप है वो पहले देख चुके थे हम, क्योंकि मैं लंदन एक व्यक्तिगत विजिट पे गया था, वहाँ पर रमेश जी ने कहा इसकी मिक्सिंग चल रही है, आकर देखिए। तो हम वहाँ गए थे देखने, तो 70 mm बहुत ही अद्भुत लग रहा था। और मुझे याद है कि जब प्रीमियर ख़त्म हुआ तो रमेश जी ने कहा कि भैया प्रिंट रिलीज़ हो गया है, देखना चाहोगे? हाँ चलो चलो। तो रात को कोई 2 बजे के बाद उसी थिएटर में जहाँ प्रीमियर हुआ था, मुझे याद है आज भी, विनोद खन्ना थे, मैं था और रमेश जी, 3-4 लोग, हम लोग ऐसे ही ज़मीन पर बैठ गए, और ये 70 mm प्रिंट आया, तब हमने इसको देखा तो सुबह 5 बज गए उसके। तो एक मुझे लगता है कि एक 70 mm जो है वो पहली दफ़ा आ रहा था स्क्रीन के ऊपर, हमारी हिंदी फिल्म एक 70 mm स्क्रीन पे आ रही थी। उसका भी एक बहुत ही रोमांचक एक दृष्टिकोण था, जो कि मुझे लगता है कि शायद उस वजह से लोगों को अच्छे लगे हो। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि वो इतवार के बाद फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस है वो बदल गया, और मेरी ऐसी भावना है कि 70 mm प्रिंट जो था, जो कि सब जगह पहुंचना था, वो नहीं पहुंच पाया था, इसलिए लोग 35 mm में देख रहे थे। लेकिन जब उन्होंने 70 mm स्टीरियोफोनिक साउंड में देखा तो उनको वो और भी उजागर लगी फिल्म। बच्चन सर सो ये भी एक शायद फिल्म से इंस्पायर्ड है, ऐसा मैंने कहीं सुना है। कहीं ना कहीं उसके मन में था कि हमेशा जो है वो उसका मित्र जो है वो जीते, जब भी कोई ऐसा अवसर आए। ये उनकी दोस्ती का एक उदाहरण था, कितनी घनिष्ठता थी उन दोनों में, कि ऐसा ना हो कि मैं जीतूं और वो हारे। शायद इसी आशा से इस कॉइन को दोनों तरफ एक ही रखा था, ताकि जब भी वो उछला जाए और वो हेड्स बोले तो वो जीते। अमित सर, उससे पहले कोई सफल फिल्म मेरी हुई नहीं थी, तो जाहिर है कि ये बहुत अच्छा लगा। अमित सर, आप
Yeah, obviously it's a national day, and I wish every citizen of the country a happy Independence Day. अमित सर आपके लेफ्ट में, अमित सर आपके लेफ्ट में, सर आपके लेफ्ट में, सर जय और वीरू की दोस्ती की काफ़ी मिसालें दी गई थी, आज भी दी जाती हैं। आप जय और वीरू की दोस्ती की परिभाषा को कैसे परिभाषित करेंगे, और आपकी रियल लाइफ में अगर कहा जाए तो आप किसे मानते हैं? वीरू को मैं अपने सुपुत्र अभिषेक को मानता हूँ, वो मेरे मित्र हैं। और जो दोस्ती है वो अभी हमने बताया इनको कि ये दोस्ती एक ऐसा कॉइन हो जिसमें दोनों तरफ एक ही छवि हो, और हमेशा मैं चाहूँ कि जो मेरा मित्र है वो जीतता रहे। अमित सर आपके लेफ्ट, अमित सर आपके लेफ्ट है। देश मुक्त हो गया, जो लोग हम पर हुकूमत कर रहे थे, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। आज हम और आप यहाँ बैठे एक आज़ाद वातावरण में बातचीत कर रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। सर छोटा सवाल एक, सर शुरुआत, सॉरी सुना नहीं मैंने। सर ना मैं होऊंगा, आप ज़रूर होंगे, यही मैं आशा करता हूँ। 40 साल के बाद मैं नहीं होऊंगा। अमित जी, ये मैं नहीं कह पाऊंगा सर, ये मैं नहीं कह पाऊंगा। अमित जी, सर ये कई दिनों तक चलता रहा और अलग अलग लोकेशंस पे हुआ। कहीं कुछ यहाँ मुंबई में हुआ उसकी शूटिंग, कुछ वहीं रामगढ़ में हुई, कुछ आसपास के पहाड़ों में हुई। एक बड़ा भयंकर शॉट था उसमें, वो जो साथ की जो ट्रॉली चलती थी उसके साथ जुड़ना। तो वो ट्रॉली जो थी वो रमेश जी ने एक कैमरा वैन में उसको बांध दिया था, और उसी के पीछे कैमरा जो था वो उस कैमरा वैन में था, और उसके सामने ये वो छोटी ट्रॉली थी साइड। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।